नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ आर्या न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बता दें कि उत्तराखंड में अब पिछले 18 महीने से बंद भारत नेपाल सीमा पूरी तरह से अब खोल दी गई है। बुधवार से भारतीय पर्यटक बनबसा सीमा से भी अपने निजी वाहनों से नेपाल जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोविड की एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। दोनों ही देशों के कारोबारियों की पहल पर नेपाल प्रशासन ने भंसार यानी कस्टम सुविधा खोल दी है। इस दौरान आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने के बाद अब नेपाल सरकार ने भारत के साथ पैदल आवाजाही पहले ही खोल दी थी, लेकिन भारतीय वाहनों को नेपाल के प्रवेश पर रोक जारी थी। ऐसे में अब भारत की ओर से नेपाल के वाहनों और नागरिकों की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं थी। मंगलवार को बनबसा व्यापार मंडल महामंत्री अभिषेक गोयल की पहल पर नेपाल बस व्यवसाय समिति के अध्यक्ष जनमर पंत और होटल व्यवसाय संघ के महेश बोहरा, परमानंद भंडारी, हेमराज जोशी ने नेपाल प्रशासन से वार्ता कर बनबसा सीमा से भारतीय वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक को हटाने का आग्रह किया। इस पर नेपाल प्रशासन ने बुधवार से भारतीय वाहनों के नेपाल प्रवेश पर रोक को हटा लिया है। ऐसे में अब बस जो व्यवसायी हैं उनके संघ के अध्यक्ष डमर पंत ने बताया है कि अब भारतीय पर्यटक अपनी निजी वाहनों से नेपाल आ या जा सकते हैं, लेकिन उन्हें नेपाल में प्रवेश के लिए एसओपी के नियमों का पालन करते हुए कोरोना की जांच रिपोर्ट या फिर कोविड टीके की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। और बीजेपी ने 2022 के चुनाव घोषणा पत्र को लेकर अब कसरत शुरू कर दी है। देहरादून में घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में की गई एक बैठक में यह घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। डॉक्टर निशंक के मुताबिक घोषणा पत्र समिति के सदस्य सभी संगठनिक जिलों में जाकर प्रमुख मुद्दों का फीडबैक लेंगे। साथ ही सभी जिलों में भी घोषणा पत्र समितियां बनाई जाएंगी। और निशंक के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर की गई इस बैठक में समिति के सदस्य राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, बिशन सिंह और चुफाल और शिक्षाविद डॉक्टर ओपी कुलशेष उपस्थित रहे। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक मंथन किया गया और इस दौरान घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर गहनता से चर्चा की गई। डॉक्टर निशंक ने कहा कि राज्य में अटल आदर्श स्कूल की स्थापना को जनता तक पहुंचाना जरूरी है। सुझाव आया कि पूरे प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर संचालित होना चाहिए। निशंक ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों और उद्यमियों को फोकस में रखकर घोषणा पत्र बनाने की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। ऐसे में घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगने के लिए सभी जिलों में कमेटियां गठित हो और घोषणा पत्र समिति भी जिलों का दौरा करेंगी। ये उत्तराखंड को 2025 में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक दृष्टि पत्र का काम करेगा। और खेल नीति लागू होने के साथ ही अब प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रोत्साहन मिलेगा। खेल नीति में एक और जहां हर साल प्रदेश भर में 2600 खिलाड़ियों को 2-2 हजार रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति की दी जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर 8 साल की उम्र से ही खिलाड़ियों की पहचान के लिए फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एटीट्यूड टेस्ट भी किया जाएगा। इस दौरान आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया है कि राशन डीलरों के लिए अंशदान बढ़ोतरी के साथ ही अब लीज की भूमि पर भी होम स्टे योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इसके लिए राज्य के खेल और खिलाड़ियों दोनों को ही इससे फायदा होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है। तो वहीं बीते 24 घंटों में प्रदेश के 2 जिलों में 8 नए कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत कोरोना से नहीं हुई, जबकि 15 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 165 हो गई है, जबकि सोमवार को प्रदेश में 175 सक्रिय मरीज थे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को करीब 9114 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
11 जिलों में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। तो वहीं देहरादून में 7, हरिद्वार में 1 संक्रमित मिला है, जबकि प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,123 हो गई है। तो 7 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 2 लोगों की मौत पिछले ही दिनों हुई थी और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि प्रदेश की रिकवरी दर करीब 96.01 और प्रतिशत हो चुकी है। संक्रमण दर की अगर बात की जाए तो करीब 0.09% संक्रमण दर पहुंच चुकी है। साथ ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार मंदी होने की वजह से टीकाकरण अभियान भी अब धीमा हो गया है। हरिद्वार में हालात ये हैं कि अभी तक 4 लाख लोगों ने टीकाकरण का समय पूरा होने के बाद भी टीका नहीं लगवाया है। इससे स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब ऐसे लोगों को फोन करने के बाद टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी साख कायम की है, अब उत्तराखंड की तरफ भी आम आदमी पार्टी लगातार कमर तोड़ तैयारियों में जुट चुकी है। बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आगामी 25 नवंबर को आप नेता कर्नल अजय कोठियाल और अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई तीसरी गारंटी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का हरिद्वार से शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके बाद अब 26 नवंबर को इसके रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे और ये रजिस्ट्रेशन अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। 5 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा और बताया जा रहा है कि इस रजिस्ट्रेशन में आपके कई कार्यकर्ता शामिल होंगे। इन 10 दिनों में करीब 1000 से ज्यादा जनसभाएं पूरे प्रदेश में की जाएंगी, जिसके माध्यम से सभी लोगों को तीर्थ यात्रा से जुड़ी जानकारी देने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी सरकार बनते ही प्रदेश की सभी बुजुर्गों को अयोध्या, अजमेर और अजमेर शरीफ, करतारपुर साहिब के अलावा कई तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस घोषणा को करने से पहले अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का जनता से पहले ही वादा कर चुके हैं। पीरशली ने कहा है कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा के बाद लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव दिए थे कि मुफ्त तीर्थ यात्रा होनी चाहिए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के तहत ऐसी ट्रेनें, ऐसे होटल, खाना पीना और मुफ्त भी दिया जाएगा। ऐसे में उत्तराखंड के लोगों को विकास के साथ ही लोक और परलोक सुधारने वाली सरकार मिलेगी। बताया भी गया कि दिल्ली में 35,000 से ज्यादा लोगों को आप सरकार द्वारा मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जा चुकी है। हालांकि कोविड के चलते बीच में ये यात्रा बाधित हो गई थी, लेकिन अब फिर से एक बार इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है। और इसके साथ अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव और सभी परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ही निशान समारोह आयोजित करने की मांग को लेकर एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने मंगलवार को जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने न केवल कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि छात्र गेट फांदकर कुलपति सचिवालय परिसर में भी घुस आए। हंगामा बढ़ता हुआ देख कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल ने छात्रों से वार्ता की। कुलपति ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए चुनाव मुश्किल है, लेकिन छात्र उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुए। छात्रों का यह कहना है कि अगर 25 नवंबर तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया तो सभी छात्र संगठन निशान समारोह का विरोध करेंगे। इसके लिए अब संगठनों से वार्ता भी चल रही है और जल्द ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रदर्शन करने वाले में बिरला परिसर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित रावत, पूर्व उपाध्यक्ष अनमोल भंडारी, जयहो के जिलाध्यक्ष आयुष मिया और सुधांशु थपियाल शामिल हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कई अन्य छात्र भी इस विरोध में शामिल हैं। 1 दिसंबर को गढ़वाल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होने वाला है, जिसमें छात्रों का ये कहना है कि अभी पीजी में सभी संबंधित कॉलेजों की परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में छात्रों को गोल्ड मेडल किस आकलन से दिया जाएगा? अगर कोई छात्र बाद में टॉपर आता है तो उसे गोल्ड मेडल दिया जाएगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि छात्रों का यह कहना है कि पीजी के 96% रिजल्ट खुल गए हैं। कुछ कॉलेजों ने सेंसेशनल परीक्षा के रिजल्ट अभी नहीं भेजे हैं और बताते चलें कि इसीलिए अब रिजल्ट नहीं खुल पाए हैं। ऐसे में पूरी तरह से रिजल्ट न आने तक दीक्षांत समारोह कराने का कोई
औचित्य नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर से पहले विश्वविद्यालय चुनाव के संबंध में निर्णय लें अथवा छात्र आंदोलन को मजबूर होंगे। और कोरोना काल में ट्रेनों पर स्पेशल ट्रेनों का किराया 3 गुना तक बढ़ गया था और अब ट्रेनों से स्पेशल टैग को हटाया जा रहा है और ट्रेनें अब पुराने नंबर से ही संचालित हो गई हैं। बताते चले कि हरिद्वार से संचालित होने वाली 34 जोड़ी ट्रेनों ने पुराने और नए नंबर उन्हें जारी कर दिए गए हैं, जिससे अब रेल यात्रियों को 30% किराया कम देना होगा। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद अब रेलवे ने नियमित ट्रेनों को चलाना बंद कर दिया था। उसके स्थान पर नियमित ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाना शुरू किया गया था। साथ ही पुराने ट्रेन के नंबर के आगे से 1 या 2 हटाकर 0 कर दिया गया था। इससे यात्रियों को 15 से 30% तक का अधिक किराया देना पड़ रहा था। लेकिन अब कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद रेल प्रशासन 15 नवंबर से नियमित स्पेशल ट्रेनों का धीरे धीरे नंबर बदलने का काम कर रहा है। जिस ट्रेन के नंबर से 0 हटाया जा रहा है उस ट्रेन का किराया 30% तक कम हो जाता है। कोरोना काल में ट्रेनों का किराया कम होने से रेलवे की आमदनी 80% तक कम हो गई थी, लेकिन पिछले सप्ताह से किराए में 30% कमी कर दी गई। इससे ट्रेनों में फिर से एक बार यात्रियों की भीड़ जुटना शुरू हो गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि कोरोना संक्रमण के कारण स्पेशल ट्रेनों से टैग हटा दिया गया है और संचालित करने से हरिद्वार से मुरादाबाद जाने के लिए अब स्लीपर का किराया 145 रुपए देना होगा, जबकि थर्ड ट्री का किराया 505 और सेकंड एसी का किराया 710 रुपए हो गया है। जबकि 0 का टैग लगने के दौरान हरिद्वार से मुरादाबाद का स्लीपर का किराया 188 रुपए हो गया था। थर्ड एसी का किराया 655 रुपए और सेकंड एसी का किराया 920 रुपए था। रेलवे मुख्यालय के आदेशों के बाद अब 0 का टैग ट्रेनों से हटाया गया है और इसके साथ ही किराए में भी 30% की कमी हुई है। और दिल्ली में प्रदूषण के प्रकोप के बीच दिल्ली सरकार ने एक पत्र परिवहन मुख्यालय को भेज दिया है। इस पत्र में दिल्ली के वाहनों की एंट्री को लेकर नियम और शर्तें बताते हुए सहयोग की अपील की गई। दिल्ली के परिवहन आयुक्त की ओर से आए इस पत्र में कहा गया है कि चूंकि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन के सभी वाहन सीएनजी से चलते हैं, डीजल वाहनों का संचालन बंद हो चुका है। बाहरी राज्यों के डीजल वाहनों के ही जो वाहन है यहाँ पर आते हैं और लिहाजा जो भी बसें यहाँ भेजें वो 10 साल से कम पुरानी हो। इससे साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसके पास हर हाल में प्रदूषण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो दिल्ली सरकार ऐसे वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। दूसरी ओर सरकार पहले ही ट्रकों की सीमित एंट्री की बात कह चुकी है। इस पर 21 नवंबर तक प्रतिबंध भी लगाया गया था। दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड से भी अपील की है कि जहां तक हो सके ट्रकों के संचालन के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। परिवहन निगम के लिए नियम अनुसार पूरी तरह से फिट बसें ही भेजें। निगम से जीएम संचालन दीपक जैन ने बताया है कि हमारी सभी बसें ऐसी संचालित हो रही हैं जो कि या तो सीएनजी है या फिर 10 साल से कम पुरानी है। सभी बसों के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य तौर पर रखा गया है। तो वहीं आपको बताते चलें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये तमाम फैसले दिल्ली सरकार की तरफ से लिए गए हैं। उनका साफ मानना है कि दिल्ली में आने वाले बाहरी वाहनों की वजह से जिस तरीके का प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लिए अन्य राज्यों को ये पत्र लिखा गया है और ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि जो भी बसें या ट्रक दिल्ली में प्रवेश करें उनके पास सर्टिफिकेट, प्रदूषण का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।